नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, इन सभी को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, जो ये भारतीय अवाम ताकत दल का प्रयास और मुहिम पूरे देश में भारतीयता का माहौल और भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, आपसी अखलाक मोहब्बत, गंगा जमुनी तहजीब, द्वाबी संस्कृति और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, जनभक्ति, अवाम परस्ती, सब कुछ भारतीयता आधारित का ये जो प्रयास है भारतीय अवाम ताकत दल का, ये अब उत्साह के पथ पर चल पड़ा है। खबरें ऐसी हैं, रिपोर्ट ऐसी है कि हमारे तमाम भारतीय भाई उनका एक स्वतः जो या प्रस्फुटित विचार है कि भारतीय अवाम ताकत दल एक पहला दल है मतलब आज़ादी के बाद जो कि अपने देश में सच्ची देशभक्ति की बात कर रहा है और 1857 के बाद यदि एकता और देशभक्ति की बात कोई चली है तो यही भारतीय अवाम ताकत दल के द्वारा जो चलाई जा रही है, इसी मुहिम को लोग महत्व दे रहे हैं, पहचान रहे हैं कि देशभक्ति का माहौल, राष्ट्रभक्ति का माहौल, अवाम परस्ती का माहौल, जनभक्ति का माहौल ये होना चाहिए। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन मतलब कि इससे मतलब कि काफ़ी खुशी जाहिर करें, उत्साहित हो और इसी भावना से कि हमको देशभक्ति की भावना से और जनभक्ति, अवाम परस्ती मतलब कि पूरे देश के लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। और जब ये बार बार भारतीय अवाम ताकत दल लोगों से आग्रह भी कर रहा है और एक चेतावनी भी दे रहा है कि जब ये भावना कि हमारे सभी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं तो फिर उससे नीचे उतर करके कि आप उसमें संप्रदाय ढूंढने लगिए, उसमें जाति ढूंढने लगिए। हालांकि संविधान लगने के बाद भारत का संविधान जब वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, इन वजूदों का इन पहचानों का कोई मायने नहीं है। ये तो मानसिक खुराफात जो अभी भी पड़ी हुई है, इसी खुराफात का दोहन कर रही हैं ये विघटनकारी ताकतें, विखंडनकारी ताकतें हमारे देश में, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है। तो इन जातिगत आधार पर कोई वजूद यानी हमारा कोई वजूद, हमारी कोई पहचान बिल्कुल नहीं है। जो हमारा देश ये भारत के संविधान से नियंत्रित है, उसी के द्वारा संचालित है। सारी संस्थाएं जो है उसी के द्वारा संचालित और नियंत्रित हैं।
जितनी संवैधानिक हस्तियां हैं, राष्ट्रपति से लेकर सभी, वो भारत के संविधान और भारत के संविधान, उसके आदर्शों और उसके निर्देशों के पालन की शपथ लेते हैं। तो ये भी, और तो इसलिए वो भारत का संविधान हम सभी को भारतीय नागरिक का यही सम्मान सबको देने का वो माने ये अपना दायित्व है, अपनी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो भारतीय जनता दल कह रहा है कि वो तत्व जो हमारे इसी भारतीय समाज के एक तबके, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे पिछड़े और उपेक्षित भारतीय भाई बहनों को कुछ अपमानजनक शब्दों से या अपरोक्ष रूप से या कोई कट्टरवादी किस्म का होगा, अतिवादी किस्म का होगा, सरफिरा किस्म का, वो सामने से आपने सुना होगा कि हमारे इसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जिसने भारत के संविधान ने उनको भारतीय नागरिक का सम्मान दिया है, और उनको भी चाहिए कि अपने को मुसलमान न कहें, न मुसलमान समझें, न इस तरह का बर्ताव करें कि वो भारतीय नागरिक है स्वयं को, और दूसरे वाले भी दूसरे को हिंदू न कहें, न समझे वो भी भारतीय नागरिक है। ये ऐसा भाव आना चाहिए। यही माहौल लाने के लिए ये कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का भाव आने की जरूरत है। इस बीच में जितनी भी दीवारें हैं कि वो भाषागत, प्रांतगत, जो कृत्रिम एक पहचान और उसकी क्या कहना, उसका एसर्शन, उसका जो है वो कट्टरवादिता, सबको तोड़ना है। मतलब कि ये पंजाबी है, ये हम पंजाबी हैं, तो ये बिहारी है या हम बिहारी हैं, हम तमिल हैं और वो मलयाली है, ये कन्नड़ी है, तेलुगु है, ये मराठी है, उड़िया है, गुजराती है। ये सभी कृत्रिम पहचान और वजूद को नष्ट करके अब जो है भारतीयता के और हम इस विषय में हमने और भी बताया था कि जैसे तमिलनाडु में रहने वाले अपने भारतीय भाई बहन हैं, वो समझे कि हम भारतीय हैं, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि तमिल हमारी एक भारतीय भाषा है, उसके आधार पर लोग कहते हैं कि भाई ये तमिल भाषी हैं तो तमिल है। तो तमिल जो है हमारी भारतीयता का ही एक स्वरूप है, उसका एक प्रकटीकरण है, उसका एक मैनिफेस्टेशन है। तो भारतीयता के वजूद को महत्व देते हुए साथ साथ कि चूंकि ये भारतीयता का ही एक रूप है, उसका भी सम्मान दिया जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमेशा सावधानी इस बात की हो, कि एहसास इस बात का हो कि हम भारतीय हैं और हमारा व्यवहार पूरे देशवासियों के साथ भारतीयता का ही होना चाहिए। तो इस प्रयास यानी एकता का, भाईचारा का, गंगा जमुनी तहजीब का, द्वाबी संस्कृति का, ये सभी कुछ जो प्रयास कर रहा है भारतीय जनता दल, तो ये विखंडनकारी ताकतें हैं राजनीतिक दलों में, राजनीतिक दलों के वेश में इस एकता का विरोध कर रही हैं। ये तो जाहिर सी बात है, जो विखंडन के आधार पर ही ओट सत्ता की साजिश कर रही हैं, तो वो कैसे जो है उनको अच्छा लगेगा कि इस देश में एकता है। और दूसरा कि यदि एकता आ गई तो जो विघटन के आधार पर, विखंडन के आधार पर, विखंडन के इनके हथियार क्या है? जातिवाद है, संप्रदायवाद है, सांप्रदायिकता है, ध्रुवीकरण है, और जो है भाषावाद है, प्रांतवाद, भाषागत जो प्रांतवाद है, और जितने वाद हैं मान लीजिए जातिवाद है तो जातिवाद की कट्टरता, सांप्रदायिकता है तो सांप्रदायिकता की कट्टरता,
भाषावाद है तो भाषावाद की कट्टरता, भाषागत जो प्रांतवाद है तो उस प्रांतवाद की कट्टरता, ये बड़ी खतरनाक जहर है। और हमारे सभी भारतीय भाई बहन पहचाने कि ये जहर है। जो इसकी बात करता है और जो इसके आधार पर वोट मांगता है, हमारे सभी भारतीय भाई बहन उसको मान लें कि हमारे राष्ट्र भारतवर्ष का ये खतरनाक शत्रु है। इतनी पहचान आपको होनी चाहिए। आप चूंकि इसी पहचान के अभाव में आप जो है यानी उसी पहचान के अभाव में या पहचाने की क्षमता के अभाव में आप और हम अपने दुश्मनों को वो चुन देते हैं, सत्ता में भेज देते हैं, फिर उनके किए गए पापों को, उनके दुष्कर्मों और कुकृत्यों को हम भोगने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अभिशप्त हो जाते हैं। तो इस बात का बराबर ध्यान रखिए कि जो भी जाति की बात करे, जात के आधार पर वोट मांगे, जात के आधार पर संगठित करे, वो इस भारतीय समाज का और इस देश का खतरनाक शत्रु है। इतनी समझ जो है वो विकसित होनी चाहिए। ये छोड़ दीजिए कि इस बात का बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि जेडीयू क्या कहता है। जेडीयू तो खुद एक विखंडनकारी वो तंजीम है जो कि जातिवाद इस देश का, समाज का, लोकतंत्र का कोड है, उसी को कहता है कि यह हकीकत है। और जेडीयू अकेला नहीं है, ये जितने भी आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, टीएमसी है, ये उसी तरह की जो है माने संकीर्णता आधारित जो संकीर्णता आधारित और फिर सांप्रदायिक और सांप्रदायिकता के आधार पर समाज को विघटित करना, उसके आधार पर वोट सत्ता की साजिश करना। तो ये हमारे जो हमारा भारत मुल्क है, भारत मुल्क और भारतीय समाज दोनों के ये खतरनाक शत्रु है। इतनी समझ विकसित जो है होना पड़ेगा और इतनी समझ के अभाव में ही हम अपने और इस समाज को, भारत के दुश्मन को हम जो है वोट कर रहे हैं। तो फिर मैं उसी बात जा रहा हूं कि अब ये भावना उठ रही है कि भारतीय जनता दल सच्चे अर्थों में देशभक्ति क्या होती है, अवाम परिस्थिति क्या होती है, मुल्क परिस्थिति क्या होती है, उसी बात को ये जगा रहा है। तो ये विखंडनकारी ताकतें राजनीतिक दलों के बेस में इस भारतीय जनता दल के इस प्रयास का विरोध कर रही हैं। वो नहीं चाहती हैं कि देश में एकता आए, वो नहीं चाहती हैं कि देश में भारतीय एकता आए। और एकता कैसे आए? वो जातिगत वाली एकता उनकी बनी रहे। और यहाँ तक कि अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो भी जो एकता की बात करते हैं तो सांप्रदायिक एकता की बात करते हैं। जो 80-20 वाली बात करते हैं, जो कि ध्रुवीकरण है, वह सांप्रदायिक एकता का ही एक रूप है। 80-20 का जो उनका फार्मूला है। भारतीय एकता की बात वो कभी नहीं करते और बहुत कुछ वो घाल-मेल करते हैं। वो जो है यानी सांप्रदायिक एकता को कभी वो भारतीय एकता का नाम देते हैं। और हम यानी कहना जो है अतिशयोक्त नहीं होगा कि वो हिंदू एकता, जिसको वो 80% हिंदू की बात करते हैं, वो उसी की बात करते हैं। और और उसी को चस्पा करते हैं कि यही भारतीय एकता है। तो ये बड़े खतरनाक किस्म के हैं हमारे मुल्क के लिए। और किसी भी रूप में जो है मतलब कि इनकी करतूत, इनकी भावना हमारे देश हित में बिल्कुल नहीं। यदि इस मुल्क को कायम रहना है तो भारतीय जनता पार्टी की सोच को है बिल्कुल समाप्त करना होगा।
जो कि सिर्फ वो हिंदू एकता की बात करता है। इस देश को किसी भी हिंदू एकता की जरूरत नहीं है, किसी भी जातिगत एकता की जरूरत नहीं है, किसी भी भाषागत एकता की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रांतगत एकता की जरूरत नहीं है, सिर्फ भारतीय एकता। तो ये जो विरोध करने का जो उनका तरीका है कि एक तो स्पष्ट है, जैसे पहले भी बताया गया है कि सैद्धांतिक रूप से जो भारतीय जनता दल का जो मुहिम है, भारतीयता के आधार पर देशभक्ति, एकता, सभी कुछ, इसका सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे अपने को राष्ट्रवादी करने वाले और राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए दावा करने वाले जो है, इस भारतीय जनता दल के माने भारतीयता आधारित एकता और भाईचारा इत्यादि का सामना करने के लिए उनके पास कोई नैतिक बल नहीं है, कोई नैतिक साहस नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। तो एक तो वो सामना करने के लिए तैयार नहीं है, और जब सामना करने के लिए तैयार नहीं है तो अब वो जो उनकी आपराधिक वृत्ति है, आपराधिक जो नेचर है, वो षड्यंत्र में क्या सबसे बड़ा, वो मीडिया को, पत्रकारों को दबा के रखे हैं कि भारतीय जनता दल के विचारों को आगे मत बढ़ने दो, इसकी चर्चा मत करो। यहां तक कि जब सर्वे भी करते हैं और सर्वे की भी रिपोर्टें आती हैं कि भाई ये इसका कुछ परसेंटेज, मान लीजिए कुछ सर्वे दिखाता है कि बीजेपी का माने बीजेपी के पक्ष में 24% है और भारतीय जनता दल का जो है वो 14% है इत्यादि है, कांग्रेस उससे पीछे ही है, बाकी सब पीछे ही है, तब भी जो है पत्रकार लोग जो है इस भारतीय जनता दल का नाम नहीं लेते हैं, कहते हैं अदर पार्टी। कौन अदर पार्टी है भाई? ये तो जग जाहिर है। तो पूरे मीडिया को और पत्रकारों को ये दबा के रखे हैं बीजेपी वाले कि भारतीय जनता दल का नाम न लिया जाए। ये इनके षड्यंत्र है और कोई इसकी चर्चा न की जाए, और लोगों में जाकर के बोलते हैं कि भाई कि इनके वीडियो मत देखिए, और दुष्प्रचार क्या करते हैं कि साहब आप लोगों ने इनको वीडियो के बाहर देखा है, कहीं देखा है? ये तो लगता है कि कोई आसमानी कोई हैं, आसमान से बोल रहे हैं और इनका कोई वजूद नहीं है वो धरती पर। तो न तो कहीं ये दिखते हैं, न तो कहीं ये और इनकी कोई रैली है, न कोई पोस्टर है। इसके विषय में भारतीय जनता दल ने बताया है कि इस सब के लिए संसाधन की जरूरत होती है। संसाधन के ही द्वारा जो है जिसको कह रहे हैं कि रैली, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, इसमें धन की आवश्यकता होती है। संगठन भी बनाना है, ये भी एक काम है, और संगठन बना करके हम आप लोगों के बीच में आएंगे। हालांकि मैं बहुत पहले भी कर चुका हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, पहले भी कर चुका कि वो संगठन बना करके आप लोगों के बीच में आना है। तो संसाधन भी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी चुनौती है। ये सभी साधारण भारतीय भाई बहन जानते होंगे। और जैसे और में कामयाबी मिल रही है कठिनाइयों के बावजूद भी, तो संसाधन में भी कामयाबी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। तो हम आप ही लोगों के बीच में हैं, और भौतिक रूप से भी आपके बीच में आएंगे संगठन के साथ। तो अभी फिलहाल हम यही कह सकते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई ये दिखाई नहीं पड़ते, और जो भारतीय जनता पार्टी के
सिखाए पढ़ाए छुट भैये हैं, वो तो अशिष्टता पर भी उतर आते हैं। कभी कभी बोलते हैं एकता के कुत्ते। बताइए, जो अपने को राष्ट्रवादी कहता है, अब उसकी असलियत यह है आगे यह कि भारतीय जनता दल की एकता का वो विरोधी हो गया है। इसको वो रोकना चाहता है। कौन? जो अपने को राष्ट्रवादी कहता है, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए, वो भारतीय एकता का विरोधी, और अपने छुट भइयों को छोड़ रखा है यह कहने के लिए कि भारतीय जनता दल वो एकता के कुत्ते हैं। और उनके मन में, और यही नहीं, वो किस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं। दुष्प्रचार वो ये कर रहे हैं कि साहब यदि एकता आ गई तो हमारे साथ जो है वो चमार भी बैठ जाएगा, वो मुल्ला भी बैठ जाएगा। ये क्या दिखाता है कि ऐसे तत्व या ऐसे तत्वों को सिखाने पढ़ाने वाले बीजेपी के लोग हमारे देश के लोगों को, जिनको भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिक का सम्मान दिया हुआ है, तो वो जो है इनको भारतीय नागरिक का सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इनकी कोई औकात नहीं है कि जिसको भारतीय संविधान ने ही सम्मान दिया हुआ है और ये उसको सम्मान ना दे, ये इनकी औकात है, लेकिन अपनी खुराफात से ये बाज नहीं जाते। तो ये इनकी दशा है। और बाकी तो जो है एक जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंडल चौकड़ी काकस और कम्युनिस्ट वाले, उनके इर्द गिर्द जो है वो स्थानीय छत्र यानी लोकल या रीजनल सेट्रैप्स, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, अकाली, टीडीपी, बीजेडी, वाईएसआरसी, डीएमके, एआईएडीएमके इत्यादि सभी, और आम आदमी पार्टी। तो ये सभी जो है भारतीय समाज विरोधी, और खास करके ये तीन जो राजनीतिक दल हैं, माने जीएनपीसी कांग्रेस, जो आप सभी लोग भूल भ्रम या गलती से उसको कांग्रेस कहते हैं, कम्युनिस्ट वाले और आम आदमी पार्टी, ये सब देश विरोधी है। अब विषय भटक नहीं जाए, लेकिन थोड़ा नमूना, गुजरात में ये घूम करके मुझे बोल रहा है कि यहाँ हम बिजली फ्री कर देंगे, यहाँ वो कर देंगे, शिक्षा को वो कर देंगे। सब झूठ बोलता है, वो झूठ ही बोलता है। दिल्ली में शिक्षा का उसने क्या हाल किया है, कोई गुजरात के लोग अगर के खुद देख लें, झूठ बोलता है। इसने टैक्सपेयर का जो टैक्सपेयर की गाढ़ी कमाई को सिर्फ जो है झूठ बोलने में और विज्ञापन में ये खर्च किया इसने। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, विशेष करके गुजरात के आदरणीय भारतीय भाई बहन, इस देश के गद्दार को पहचानिए। देश का महत्व सबसे पहले है, ये आप भी मानते होंगे। और देश का ये गद्दार है, ये केजरीवाल। आप कल्पना करिए, इस चीज को समझिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। यानी इतना घोर गद्दार कन्हैया कुमार का ये समर्थन किया था इसने। खालिस्तानी आतंकवादियों से इसके संबंध हैं इसके, और मौके बेमौके जो है ये पाकिस्तान का समर्थक है। तो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का कोई महत्व नहीं है। इस महत्व नहीं है
चूंकि यह देश का गद्दार है, देश का गद्दार यदि हमारे भारतीय भाई बहनों को मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दे, तो क्या हमारे भारतीय भाई बहन उसको ये बने जो है सिर्फ मुफ्त बिजली मुफ्त पानी पर माफ कर देंगे इस गद्दार को कि ये गद्दार नहीं है? तो भारतीय जनता दल का ये निवेदन है, खास करके गुजरात के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, कि इसको गद्दार के रूप में पहचाने। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहन गुजरात के इस गद्दार को पालने वाले भी ये मोदी महोदय हैं, उनको भी सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यदि केजरीवाल गद्दार है तो इस गद्दार को पालने वाले बीजेपी वाले और मोदी महोदय भी इस देश के गद्दार हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। ये बोलते हैं कि अपने को राष्ट्रवादी, और हर गतिविधि बीजेपी वालों की और मोदी महोदय की राष्ट्र विरोधी है, भारत विरोधी है। सारे जितने भी देश के दुश्मन हैं वो छाती तान करके बिल्कुल जो है बेलगाम भारत विरोधी गतिविधि हुआ, वक्तव्य हुआ, बिल्कुल बेलगाम जो है, बिल्कुल अपनी 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 गतिविधियों में क्रियाओं में वो सक्रिय हैं। मोदी महोदय राष्ट्रवादी के शासनाधीन, तो बीजेपी भी इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक बन गई है। तो ये समझ हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, खास करके जो वोट करने जा रही है गुजरात वगैरह में, तो इतनी समझ की आवश्यकता है। जहां तक कि जो हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव में शिरकत करने वाली बात है, संसाधन हम जुटा रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि हम आएंगे और आप लोगों के बीच में आएंगे, और जो भी भारतीय एकता का संदेश हम देंगे जरूर, और जो कुछ भी समर्थन होगा इसके आधार पर उसके लिए निवेदन भी होगा, और आशीर्वाद का भी निवेदन होगा। तो इतना विश्वास रखिए, संसाधन जो है वो जुटाया जा रहा है। तो बात चल रही थी कि ये जो दल है ये मैंने देश विरोधी, भारत विरोधी है, और चूंकि देश का महत्व सबके लिए सबसे ऊपर है, तो बाकी चीजें बाद में। तो ये जो ताकतें हैं, विखंडनकारी ताकतें जो हैं राजनीतिक दलों के बीच में, वही विरोध कर रही हैं भारतीय जनता दल का। लेकिन तो उनके विरोध का जो तरीका है कि एक तो सैद्धांतिक रूप से, मैंने इन प्रिंसिपल, मैंने इसका सामना करने के लिए वही, मैंने इनके पास कोई नैतिक बल नहीं है, नैतिक शासन नहीं है, और कोई नैतिकता और नैतिकता ही खो चुके हैं। अब षड्यंत्र का सहारा ले रहे हैं, एक दुष्प्रचार जो मैंने अभी बताया है, और जिनके सिखाई पड़ा है, जो छुट भैया आकर के किस तरह का वो दुष्प्रचार और किस तरह की खींच मिटाते हैं कि एकता के कुत्ते कहते हैं, और फिर कहते हैं कि एकता आ गई तो ये हो जाएगा। वो भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन को अपमानजनक शब्दों से उनको संबोधित करते हुए, इससे और इन्हीं के तत्वाधान में पलने वाले कुछ नफरत फैलाने वाले तत्व इसमें सक्रिय हैं। वो भी इस देश की एकता के लिए और सद्भाव के जो है बहुत ही खतरनाक किस्म के जो है उनकी गतिविधियां हैं, और उनके विषय में भी उनके विषय में भी भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो कि वो कुछ भी बोले,
लेकिन बोलते बोलते जो है दो चार वाक्य के बाद फिर वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर जो है अनर्गल, आधारहीन और बेमतलब के वो आरोप लगाता है, इस्लाम पंथ को नीचा दिखाता है। ये हम बताना चाहते हैं कि यह भारतीय जनता दल को नाकाबिले बर्दाश्त है, किसी भी पंथ का। हमारे इस मुल्क के लिए हिंदू सनातन भी उतना ही आदरणीय सम्माननीय है जितना कि इस्लाम पंथ, हमारा सिख पंथ, हमारा ईसाई पंथ, सभी आदरणीय। तो ये नीचा दिखाता है। तो इसकी आदत ये है। और इसी में जो इसी के साथ साथ वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती, उसकी वास्तविकता तो है कि वो एक अपराधी है, दीपक त्यागी, और वो जो है स्थानीय चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ चुका है, नगर पालिका वगैरह का। तो वो दीपक त्यागी है, अपराधी। अब वो अपने अपराध को छिपाने के लिए भेष बदल करके वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती हो गया। और इनके साथ साथ और भी हैं जो कि इस समाज में जहर उगल करके, आग उगल करके नफरत फैलाने की माने जो यानी दुष्कर्म में वो सक्रिय हैं। उसमें ये असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क और ये वामन मिश्रम, चंद्रशेखर रावण और राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर, कभी कभी जीतन राम मांझी, संजय निषाद, ये सब भी जो आग उगलते हैं। और उनमें सबसे खतरनाक जो है ये वामन मिश्रम है। विशेषता ही इस बात की है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है कभी भी वामन मिश्रम का नाम नहीं लेता है। ये जग जाहिर है कि वामन मिश्रम हमेशा जो हमारे इसी भारतीय समाज के ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ वो आग उगलता रहता है। और ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है कभी भी वामन मिश्रम का नाम नहीं लेता है। ये हिमांशु त्रिवेदी कभी भी वामन मिश्रम का नाम नहीं लेता है। तो ऐसे तो राष्ट्रवादी हैं। जब तक इस देश में नफरत फैलाने वालों का पक्का इलाज नहीं होगा और उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी, तो हिमांशु त्रिवेदी महोदय बताइए कि कौन सा राष्ट्रवाद अब चला रहे हैं। सिर्फ जो है इस देश में नफरत फैलाने के लिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे देश में नफरत फैलाने के लिए जो आपने एजेंट छोड़ रखे हैं, इसी के द्वारा आप जो है राष्ट्रवाद आप निभाएंगे और इसी के द्वारा आप जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आप निभाएंगे। और इनके अलावा अब आपके मुंह से तो कभी कभी वो शफीकुर रहमान का नाम आ जाएगा, तौकीर रजा का भी कभी नाम आ जाएगा, या असदुद्दीन ओवैसी का नाम आ जाएगा, लेकिन हिमांशु त्रिवेदी महोदय और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ महोदय, आपकी घिघी यानी क्यों बंद हो जाती है वामन मिश्रम पर, जो कि लगातार हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ अनर्गल जहर उगलते हुए नफरत वो फैला रहा है। तो इसी से बिल्कुल साफ जाहिर है कि जितने भी ये नफरत फैलाने वाले हैं वो सब मिले हुए हैं।
अपनी अपनी जगहों से इस भारतीय समाज को तोड़ने के लिए एक नफरत का सहारा लिए हुए हैं। और खास करके वामन मिश्रम के लिए ये चेतावनी कि कितना दुख, कितनी जलालत, कितनी कठिनाइयों को झेला है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रतिशोध की बात नहीं कही। और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो तुम ये नफरत ये फैला रहे हो, उनके सिद्धांतों की, उनके आदर्शों की, उनके आदेशों की सरासर अवहेलना है। उन्होंने क्या कहा था हमारे अनमोल रत्न इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर ने? उन्होंने कहा था कि हमारे देश में एक जाति विहीन समाज होना चाहिए, और वही चीज भारत के संविधान में परिलक्षित है कि हमारी एक ही जाति है, हमारी एक ही कम्युनिटी है, कि हम भारतीय नागरिक हैं। इसको वामन मिश्रम जैसे लोग जो है वो नकार रहे हैं। बाबा साहब के हर आदर्श को, हर आदेश को, हर निर्देश को अवहेलना कर रहे हैं। बोलते हैं कि यानी हम जो है यानी हम उनकी पार्टी के हैं। और ये मायावती और काशीराम, बाबा साहब ने कभी भी वो कभी भी प्रतिशोध की बात नहीं कही। इसके बावजूद कि वो अपमानित हुए, जलन झेली, और उनको इतना मालूम था कि नफरत के आधार पर हम किसी भी समाज का भला नहीं कर सकते हैं। भला कर सकते हैं कि आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम से पूरे और वो भी पूरे समाज के लिए उन्होंने जो हमारे इस देश को समझाया है कि भाई हमारे इस तबके के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, बहुत घाव मिला है, बहुत चोट मिली है। तो इसलिए उसको एक जो है मरहम लगाने की जरूरत है। और सबसे बड़ा मरहम क्या है? उनको इज्जत और सम्मान का, और वो भी बराबरी के आधार पर। यही बात जो है बार बार जो है भारतीय जनता दल कह रहा है कि कम से कम हमारे बाबा साहब के आदेश के अनुसार भाई उनको बराबरी का सम्मान जो है वो मिलना चाहिए, और ये समाज को देना पड़ेगा। हमको तो जब भी मौका आया था वो जो है हम वो बराबर हमने जो है इसका प्रयास किया है, और इसका एहसास भी कराया है। एक छोटा सा उदाहरण मैं फिर कह दे रहा हूं कि जौनपुर में हम ये घूम रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो हमारे जो एक महासचिव हैं, उनका नाम है समरनाथ यादव, हम, और वो पेशे से वकील हैं। हमने कहा वकील साहब ये कौन सी बस्ती है? कह रहे साहब ये हाथी वालों का है। मैंने कहा कि इस तरह की बात, इस तरह का तर्क, इस तरह का अवधारणा बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये हाथी वाला है तो ये साइकिल वाला है, फलाने वाला है, फूल वाला है। ये तो उन सबों की करतूत है। हमारे लिए सभी भारतीय भाई बहन आदरणीय हैं, और सबसे वो संपर्क करना है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर किसी से संपर्क हुआ, किसी को आपने फोन किया? तो बोले कि नहीं साहब हमने नहीं किया है। मैंने कहा कि आपने ना भी किया हो तो चलिए मिलते हैं। तो वहां जब देखिए परिस्थिति कितनी विपरीत थी, तब भी किस तरह से प्रयास करते हैं, माने किस तरह से प्रयास करते हैं एक सद्भाव का रेसिप्रोकेशन देने के लिए। तो वहां हम गए तो फिर एक इसी तरह से वो सिरफिरा किस्म का था। तो बोला कि आप लोग वोट वाले हैं ना, यहाँ सभी लोग हाथी वाले हैं। हम लोग हाथी को ही वोट देते हैं, हम लोग मायावती को ही वोट देंगे, और आप लाख बोलते रहिए, आपके किसी भी बात का असर नहीं होगा। वो कम से कम 5-10 मिनट तक इसी तरह बड़बड़ वो बोलता गया। तो हमने उन सज्जन को अपनी बात का, अपनी भड़ास निकालने का बोलने का पूरा मौका दिया, और फिर बोल के वो चले भी गए वहां से।
तो जो जो और लोग थे, हमने कहा कि जो भाई साहब अभी कुछ बोल रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे। आपका ये मन बनता है मायावती को वोट देने का, हाथी पर मुहर लगाने का, बिल्कुल बिल्कुल उनको दीजिए, ऐसी बात नहीं है। हम तो आपसे ये कहने आए हैं, हम तो आपसे ये कहने आए हैं कि क्या हम आपके सामने इस खाट पर बैठ सकते हैं? देखिए, ये कहते ही अरे साहब क्या बात करते हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। ये होता है सद्भाव को प्रकट करने का तरीका। तो फिर हमने फिर बोला कि एक गिलास पानी मिल सकता है? कहने साहब पानी क्या, खाना भी मिले, माने खाना भी हम खाएंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल एक गिलास पानी वो नहीं आया, मीठा के साथ पानी आया। तो हमने बताया कि भाई बाबा साहब एक इस हमारे देश के बहुत अनमोल रत्न थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस देश का फर्ज यह है कि बाबा साहब के साथ साथ और भी महान आत्माएं हैं। पूरे देश का फर्ज होता है कि उन महान आत्माओं को भी उसी तरह से इज्जत देनी चाहिए। और हमने वहीं पर बताया कि कम से कम स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब, ये मैंने पहले भी बताया है, इनके विचार और जिन बिंदुओं पर वो विशेष रूप से बल देना चाहते थे लगभग समान है। स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब, और कुछ उनके जो गुण हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी काफी समान है। हमने उनको बताया। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के विषय में लोग बताते हैं कि वो इतनी तीक्ष्ण बुद्धि के थे कि कोई भी पुस्तक, कितनी भी मोटी पुस्तक हो, बहुत ही कम समय में, आधे घंटे में या अधिक से अधिक 1 घंटे में वो पूरा जो है उसको पढ़ जाते थे, कम से कम समय में। और उतने ही समय में उसके भाव को मैंने मतलब कि उसको कम से कम समय में पढ़ जाना, और उतने ही समय में जो है उसको समझ भी जाना, उसके भाव को भी जान जाना, और फिर उसके बाद उसको याद भी कर लेना। तो तीनों काम, पढ़ जाना, समझ लेना या उसके भाव को समझ जाना और उसको याद कर लेना, ये तीनों काम बहुत द्रुत गति से, तेजी गति से वो कर लिया करते थे हमारे स्वामी विवेकानंद। यही क्षमता, यही तीक्ष्णता हमारे बाबा साहब की भी थी। मोटा दस्तावेज हो, किताब हो, बहुत तेजी से पढ़ते थे, वो समझ भी जाते थे और वो उसको कंठस्थ भी कर लिया करते थे। ये तीक्ष्णता और ये कैरेक्टरिस्टिक दोनों इन दोनों महान आत्माओं में थी। अब रही बात जो मैंने अभी बताया कि जिन पर वो बल दिया करते थे, बल क्या है? मानवता, ह्यूमैनिटी, मानव समाज, मानवता पर बल देना। और ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। तो स्वामी विवेकानंद ने मैंने धर्म के विषय में सब कहते हैं ना, ये कुछ कट्टरवादी किस्म के, यहाँ तक कि योगी महोदय एक बार कोई भारतीय बहन थी, वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से एक भारतीय बहन थी, और करीब 50 के आसपास उसकी उम्र थी। उससे योगी महोदय बहस कर रहे थे। वो हमारी भारतीय भाई बहन, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके वाली, वो कह रहे थे कि भाई हमारे देश के आदर्श स्वामी विवेकानंद और सूफी संत है। बात भी सही है। तो और
हम हिंदुस्तानी। हालांकि चूंकि भारतीयता वाली बात वो का प्रसारण नहीं हुआ था, उसको आत्मसात नहीं कर पाई थी, तो बोले थे कि हमको हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। कौन बोले थे? इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके, मतलब जिसको आप लोग मुसलमान कहते हैं, लोग मुसलमान जो है भारतीय जनता दल कदापि इसके लिए मना करता है। जो भी उपयुक्त जो संबोधन है और सम्मानजनक संबोधन यही है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। तो उस तबके से हमारे जो भारतीय बहन थी, जो कि ये कह रहे थे कि भाई हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद और सूफी संत है और हमको हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। उसके जवाब में मुख्यमंत्री की क्षमता में योगी महोदय ये कह रहे हैं कि हम भी तो यही कह रहे हैं, लेकिन उनका वक्तव्य जरा ध्यान से सुनिए। हम भी तो यही कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमको हिंदू होने पर गर्व है। बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। थोड़ा सा अपना ज्ञान दुरुस्त कर लें योगी महोदय। हालांकि उनका कुछ शासन प्रशासन की तारीफ होती है, और मैं भी सोचता हूँ, मैंने ये भी कहा है कि भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़ी आबादी वाले ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इसकी सिचुएशन भी है उत्तर प्रदेश की, और कुछ शासन प्रशासन के मामले में सभी जितने भी मुख्यमंत्री 29 जो है उनसे ये बेहतर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इनकी कुछ ऐसे माने बर्ताव के या बर्ताव छोड़ दीजिए, सोच के जो गड्ढे हैं, वो सारी इनकी अच्छाइयों को योगी महोदय की सारी अच्छाइयों को ओवर शैडो कर देते हैं। उसको व्यर्थ बना देते हैं। जैसे यही, और ये जो कि ये झूठ बोल रहे थे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमको हिंदू होने पर गर्व है, और ये बात कुछ एपिसोडों में भारतीय जनता दल ने बताया हुआ भी है। उन्होंने ये कहा था, योगी महोदय उन्होंने ये कहा था कि मैं उस प्रभु का से, और यही चीज मैंने वहां पर बताई जो हमारे मैंने उपेक्षित और पिछले भारतीय भाई बहनों के सामने हम जो बैठे थे, वही बात मैंने बताई। तो और यही चीज जो है इनको बताने की जरूरत है। हमारे जो योगी महोदय हैं, जो योगी आदित्यनाथ महोदय, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनको भी बताने की जरूरत है और उनको समझने की भी जरूरत है कि हमारे स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। समझ लीजिए, यह योगी आदित्यनाथ महोदय, उन्होंने ये कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और इन्हीं प्रभु की सेवा करना, इन्हीं प्रभु के सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। यही धर्म है। क्या धर्म है? कि मनुष्य की सेवा करना, उसके सुख सुविधा का चिंतन करना। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारा धर्म हिंदुत्व है या हिंदू है। इतनी बेसिक बात, इतनी मौलिक बात योगी आदित्यनाथ महोदय जान लीजिए। तो ये उनका आदर्श था। हालांकि हिंदू सनातन के आदर्श को उन्होंने जब वो शिकागो में गए थे तो रखे भी थे, ऐसी बात नहीं है। यही तो स्वामी जी की विशेषता थी कि जब विश्व के लोगों को बताना था, शिकागो सम्मेलन जो कि धर्म, जो विश्व की जो है धर्म संसद में 1890 के दशक में, तो उन्होंने जो है वो हिंदू सनातन के आदर्श को सामने रखा। लेकिन जब वो भारत आते हैं तो जितनी भी कमियां हैं हिंदू सनातन में, तो हिंदू सनातन के आदर्श में तो कोई कमी नहीं है, जो उसकी प्रैक्टिस में कमी है, तो वो जम करके लताड़ भी लगाते हैं स्वामी जी। तो इस चीज को जितने भी ये कट्टरवादी तत्व हैं हम हिंदू सनातन
आस्था के उनको 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 समझना चाहिए कि जहाँ एक और स्वामी विवेकानंद जब विश्व को बताना होता है, शिकागो जैसे धर्म संसद के मंच पर, तो इसके आदर्श को, इसके अच्छाइयों को बताते हैं पूरे 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 विश्व को, पूरे संसार को। लेकिन जब भारत लौटते हैं तो हिंदू सनातन माने हिंदू सनातन जो का व्यवहार रूप में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गड्ढे हैं, इसकी लताड़ भी लगाते हैं। और उस लताड़ को समझने की आवश्यकता है और उन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका धर्म जो है वो हिंदू धर्म है। तो इतनी मौलिक बात, इतनी बेसिक बात में जो है योगी आदित्यनाथ महोदय जैसे लोग जो कि वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, उनको जानना चाहिए। और यही बात जो है वो हमारी जो भारतीय बहन थी, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके वाले वो कर रहे थे। तो यही बात मैं कह रहा था, जो हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों का, हमारे जो उपेक्षित और हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों का जो गांव था और जहाँ पर हम बैठे थे, तो हमने कहा भाई कि जिन बिंदुओं पर जो है हमारे स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब माने जिन पहलुओं पर, जिन बिंदुओं पर विशेष बल दिया करते, क्या था, मानवता या मानवता वाला धर्म, यही। तो इसी पर कहते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद की भाई मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और इसी प्रभु की सेवा करना और उनकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है। इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। बिल्कुल स्पष्ट कि मानव लोगों की सेवा करना ही उनका धर्म है। इसके आगे वो किसी धर्म को नहीं मानते। बिल्कुल वो क्लियर थे, क्लियर कट, कैटेगोरिकल थे। ऐसा ही ठीक इसी के समानांतर मान्यता थी हमारे बाबा साहब की। बाबा साहब ने क्या कहा है धर्म के विषय में? बाबा साहब ने कहा है, मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, लेकिन हमको वो धर्म मंजूर नहीं है। कौन? जो कि धर्म को लक्ष्य के रूप में साधते हुए मानवता को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमको तो सिर्फ वही धर्म मंजूर हैं जो कि मानवता को लक्ष्य के रूप में साधते हुए धर्म को साधन के रूप में इस्तेमाल कराए। देखिए, इन दोनों महान आत्माओं का बिल्कुल क्लियर थे। मानवता, मानव धर्म। यही नहीं, हमारे जो संत कवि हैं, हमारे तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो हमारे प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त, उन्होंने भी कहा है, क्या कहा है? परहित सरिस धर्म कोई नहीं और पर पीड़न नहीं सम आधमाई। दूसरों की भलाई से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। बताइए, मुक्त से छोटी सी बात। तो यही बात जब वो बताई गई उस गांव में, हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों के गांव में लोगों से, मैंने कहा कि ये तो देश का फर्ज बनता है कि इसी तरह से, यानी बाबा साहब की तरह जो और भी महापुरुषों हैं, उनको बराबर की इज्जत दी जाए। तो इस बात को वो सहमत हुए। मैंने कहा, मैंने दुख इसी बात का है कि एक तबका जो है वो स्वामी विवेकानंद को सम्मान देता है, लेकिन हमारे बाबा साहब को वो सम्मान जो जिस सम्मान के वो हकदार हैं, वो सम्मान इनको देने के लिए तैयार नहीं। हाँ, पाखंड जरूर करेगा, दिखावा जरूर करेगा। जब उनकी जयंती आएगी तो उनकी जयंती, जन्मदिन वाला, चाहे पुण्यतिथि वाला फूल माला जो वो जरूर चढ़ाएगा, लेकिन जो सम्मान देने के लिए मन से वो तैयार नहीं
है वो। लेकिन इस देश का फर्ज बनता है कि बनता है कि अच्छा हाँ, उसी प्रकार मैंने मतलब एक तबका जो है स्वामी विवेकानंद को सम्मान देता है और हमारे बाबा साहब को वो सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। वाइस वर्सा, एक तबका ऐसा है कि जो बाबा साहब को खुदा मानता है और दूसरे जो यानी उन्हीं की तरह जो और महान आत्माएं हैं उनको सम्मान देने के लिए वो तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा दुखड़ा है हमारे देश का। हमारे देशवासियों का फर्ज बनता है कि जितनी भी महान आत्माएं हैं सबको हम बराबर रूप से सम्मान दें। बाबा साहब हों, स्वामी विवेकानंद हों, और मान लीजिए हमारे कबीरदास हों और रामकृष्ण परमहंस हों, गुरु नानक जी हों, संत रविदास जी हों और रहीमदास हों, गोस्वामी तुलसीदास हों, रसखान हों, सब इसी प्रकार के सबको समान रूप से, क्योंकि हमारे इसी भारत मिट्टी के ही तो संतान हैं, इसी से उपजे हैं वो महान आत्माएं। तो हम सभी का फर्ज बनता है कि सबको बराबरी का सम्मान दें। ये बात मैंने जब बताई तो वो लोग बिल्कुल कहने नहीं साहब आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई ऐसी बात कहा नहीं। मतलब देखिए हम तो अब बता रहे हैं, और ये भी मैंने बताया कि ये विखंडन की राजनीति जो है, कुछ जातियों को मिला करके आपको मिला करके सिर्फ जो है आपको इकट्ठा करके वो मायावती वो राजनीति करती है। कुछ हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को या उनके साथ जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मिला करके ये अखिलेश मुलायम राजनीति करता है। तो क्या इससे देश चलेगा? चलेगा क्या? वो घिसटेगा, और कब तक वो घिसटेगा? तो इस बात का उन्होंने एहसास किया। तो हमारा मतलब है कि लेकिन वही संसाधन की कमी के कारण हम बार बार उनके पास नहीं जा सके। लेकिन इतना एहसास है कि जो ये वीडियो जा रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं कि वाकई में देशभक्ति निभानी है, तो इसी वातावरण जो कि मांग कर रहा है भारतीय जनता दल कि सबको बराबरी का सम्मान दो, भारतीय नागरिक का सम्मान देना पड़ेगा। और उसमें ये नफरत फैलाने वाले जो एजेंट हैं, इनकी हरकतों को, इनके मंसूबों को कुचलना पड़ेगा। मैं फिर से नाम ले रहा हूं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क, वामन मैसरम, राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर, चंद्रशेखर रावण, जीतन राम मांझी, संजय निषाद इत्यादि सभी, इनके जो नफरत फैलाते हैं, इनके मंसूबों को, इनकी गतिविधियों को कुचलना पड़ेगा। लेकिन उसको कुचलने के लिए जो उनके मोह माया जाल में फंसे हैं, इस तरह का इनिशिएटिव, इस तरह का कदम या पहल उन्हीं को उठाना पड़ेगा। जैसे ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के मंसूबों को पस्त करना है या उसको कुचलना है, तो हम ये जिम्मेदारी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के मंसूबों को कुचलने के लिए, पस्त करने के लिए हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही इसको पस्त करें। पस्त करने का तरीका, इसकी सभाओं को शून्य करें, इसको काले झंडे दिखाएं, इसका बहिष्कार करें। इतना करके देखिए। उसी प्रकार असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को की गतिविधियों के, उसके मंसूबों को, उसके इस तरह के जो नफरत ये फैलाता है, उसकी गतिविधियों को पस्त करने के लिए
हमारे इस्लाम, ये जिम्मेदारी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की है, और ये जिम्मेदारी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कंधों पर है कि इस तरह के मंसूबों को पस्त करें। और विशेष करके हैदराबाद में रहने वाले जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, वही काले झंडे इसको दिखाएं, इसकी सभाओं को शून्य करें, अरे और इसका बहिष्कार करें। और उसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का यह भी फर्ज मानता है कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती, इसके भी मंसूबों को कुचलने की आवश्यकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर यही जिम्मेदारी है कि वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के माने उनके मंसूबों के या उसके हौसले को और उसकी गतिविधियों को कुचलने के लिए वही जो तरीके मैंने बताया है, उसकी सभाओं को शून्य करिए, उसको काले झंडे दिखाइए और उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करिए। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन कम से कम जो है तौकीर रजा और जो वो है शफीकुर रहमान, लेकिन तौकीर रजा और शफीकुर रहमान के विषय में चूंकि ये समाजवादी पार्टी के द्वारा पाले जाते हैं, तो उस समाजवादी पार्टी को भी नष्ट में नाबूद करना होगा, तब ये अपने आप पस्त हो जाएंगे, तौकीर रजा और जो है शफीकुर रहमान। तो ये भी काम करना होगा। तो जैसे मैंने कहा कि सभी पार्टियों को नष्ट में नाबूद करना है, तो समाजवादी पार्टी यदि नष्ट में नाबूद होगी तो अपने आप जो है ये तौकीर रजा और शफीकुर रहमान वर्ग ऐसे जो है इनकी गतिविधियां इनकी गतिविधियों को यानी इनकी जो नफरत फैलाने वाली गतिविधियों को कुचलने में आसानी होगी। और उसी प्रकार हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन जो कि हमारे बाबा साहब को काफ़ी आदर्श रूप में मानते हैं, हमारा बस यही कहना है उपेक्षित भारतीय भाई बहनों से कि बाबा साहब के साथ साथ हमारे और भी विभूतियां हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद भी हैं, कबीरदास भी हैं, हमारे रविदास भी हैं, हमारे रामकृष्ण परमहंस भी हैं, नानक जी भी हैं। उनको भी सम्मान देना शुरू करिए। समाज में समरसता लाना बहुत जरूरी है। तो अभी ये कहा जा रहा है कि ये वामन मिश्रम की सभाओं को शून्य करिए, उसका बहिष्कार करिए, उसको काले झंडे दिखाइए। ये जिम्मेदारी हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन, हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के कंधों पर है। यही निवेदन भारतीय जनता दल उनसे कर रहा है। इनके मंसूबों के, इनकी गतिविधियों को कुचलना बहुत जरूरी है देश में एकता लाने के लिए, देश में जो है भारतीयता आधारित भाईचारा लाने के लिए। तो और भी जो गतिविधियां हैं यानी जो है भारतीय समाज विरोधी इस टाइप से, उन पर भी पार पाया जा सकता है, उन पर भी काबू पाया जा सकता है। लेकिन अभी जो सामने जो दिख रहा है जो है, इसमें आप लोग अलग अलग जो हमारे जो तबके हैं भारतीय समाज के, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और जो प्रवक्ता है, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो सुधांशु त्रिवेदी है, जिस तरह की बात वो करता है उसी से पता चलता है कि ये बीजेपी की मानसिकता क्या है कि झूठी और तर्कहीन कुतर्क के आधार पर जो है एक तो हमारा जो संविधान आधारित भारत राष्ट्र है, इसकी अहमियत को हमेशा जो है वो कम करना चाहता है। कथा कि राष्ट्र के ऊपर एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, एक सिविलाइजेशन है। ये बात भारतीय जनता दल सुधांशु त्रिवेदी महोदय जैसे लोगों को बताना चाहता है।
कि हमारी संस्कृति, हमारा जो भी है पुरातन, जो भी वो कितना भी महान क्यों न हो, उसकी महानता बस इसी में है सुधांशु त्रिवेदी महोदय, कि ये हमारा जो भारत राष्ट्र है इस समय वर्तमान में जो कि संविधान, भारतीय संविधान आधारित है, इसको मजबूत करने में वो भारत की पुरातन संस्कृति है जिसको तुम कहते हो, और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है, उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, यही उसका इम्तिहान है, यही उसकी कसौटी है। लेकिन भारत राष्ट्र के ऊपर नहीं है वो, लेकिन यही खुराफात करता है और झूठी झूठी बातों को, कि सारे विज्ञान को, उस विज्ञान को नकारने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, उसको ट्रिविलाइज करने के लिए, ये जो हमारे यहां भी था। जैसे एक बार वो बोल रहा था कि 9 ग्रह जो है वो हमारे यहाँ जो ये पूजा कराते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं पंडित जी लोग, 9 ग्रहों के नाम लेते हैं, भानु शशि फलाने ढिकाने, बुद्ध वगैरह की बात। तो ये सुधांशु त्रिवेदी महोदय को मालूम होना चाहिए कि भानु जो है, भानु माने सूर्य, वह ग्रह नहीं है, वो तारा है। शशि माने चंद्रमा, वो ग्रह नहीं है। जो पृथ्वी ग्रह है ना, उसका वो उपग्रह है। तो इस तरह से जो हमारे वर्तमान में जो हमारे जो है वैज्ञानिक समुदाय है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो कितना परिश्रम करके, दिन रात परिश्रम करके कोई खोज करते हैं, तथ्य लाते हैं, और उनके आधार पर फिर जो इंजीनियरिंग जो तबका है, फिर उसको अमल में लाता है, पूरे विश्व का विकास होता है और लोगों का जीवन आसान होता है। इस सबको वो नकारना, उसका सुधांशु त्रिवेदी का ये भी, यानी वो कुतर्क जरा सुनिए। जैसे जो सफेद प्रकाश होता है, चाहे सूर्य का हो, चाहे आपके ट्यूबलाइट का हो, सफेद प्रकाश जो है ये 7 टुकड़ों से, मैंने 7 टुकड़ों से, मैंने जो है मैंने विभगार करके है, कि जिसमें कि वायलेट, इंडिगो और ग्रीन, नहीं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, और फिर येलो, फिर ऑरेंज, और फिर रेड, फिर लाल, ये 7 टुकड़े हैं, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी, और इसी को बोलते हैं विजिबल बैंड। अपने जो है अपना जो पूरा जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो एनर्जी का, उसका जो विजुअल बैंड यही है, जो कि यानी प्रकाश की एक सफेद किरण के जो 7 टुकड़े हैं, और जिसमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी का या एनर्जी कह लीजिए, वो जो है अपना वायलेट है, यानी बैगनी जिसे कहते हैं, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला जो है वो लाल है, रेड। और वैज्ञानिकों ने उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी का पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, उसकी गणना की हुई है। उसको ये हिमांशु त्रिवेदी बोलता है कि सूर्य के 7 घोड़ों की बात कही गई है, इसलिए वो बहुत पहले से जानते थे कि ये सूर्य के प्रकाश में जो है 7 रंग है। अरे किस तरह से जो है एक झूठे और पाखंड वाली बात हमारे वैज्ञानिकों ने हर एक जो उसके कंपोनेंट हैं, वो विजुअल बैंड का, उसकी वेवलेंथ और उसकी एनर्जी और उसके फ्रीक्वेंसी तक की गणना वो कर ली है उसकी। इतना ये बोल पाएंगे कि वो जो 7 रंग है, या 7 टुकड़े या 7 रंग है, उनकी क्या क्या वेवलेंथ है, क्या क्या उनकी फ्रीक्वेंसी है,
ये जो है हिमांशु त्रिवेदी महोदय ये दिखा पाएंगे कि पहले से ही ये खोजा हुआ है, लिखा हुआ है। तो एक और भी तर्क, सातों रंग को सूर्य के साथ घोड़े के बराबर। तो इस तरह की कहानियां रचने वाले जो है हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और भारतीय जनता दल का जो ये प्रचार है, इसके खिलाफ जो है, जो जीएनपीसी के जो उसके चाटुकार किस्म के जो पत्रकार गिरोह है, जिसमें कि रवीश कुमार आता है, रवीश कुमार और जितने भी एनडीटीवी के और भी एंकर हैं, संकेत उपाध्याय, निधि राजदान, निधि कुलपति, अखिलेश शर्मा, श्रीनिवासन जैन और न्यूज़ 24 का जो संदीप चौधरी और मानव गुप्त और काफी अंशों में तो ये भी दिखती है अंजना ओम कश्यप इत्यादि जो है। और इसके बाद अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, प्रभु चावला, शेखर गुप्त और राणा अयूब, अरफा खानम, सहला रशीद, और ये अजीत अंजुम, राहुल कंवल, ओम थानवी, उर्मिलेश, ऐसे बाद आशुतोष, मुकेश कुमार, अमरीश कुमार, आलोक जोशी, राहुल श्रीवास्तव, अशोक वानखेड़े और विवेक अग्निहोत्री, एनके सिंह, शीतल पी सिंह, इस तरह से तमाम है। ये जो क्षमा है हमारे देश की, जो सबसे अभिशाप है, ये जीएनपीसी और जीएनपीसी के विशेष करके नेहरू, जो इस देश का इतना बड़ा गद्दार है। तो नेहरू से लेकर के जो गद्दार इंदिरा गांधी और गद्दार राजीव गांधी, और इसमें जो गद्दारी कर रहा है ये देश के खिलाफ राहुल गांधी इत्यादि, इनके सारे पापों को ढकना और इनकी एक जो है झूठी महिमा मंडन का एक वातावरण बनाना, वो भी इनकी गोद में बैठ करके, और इनके द्वारा वो पालतू भी हैं और शुद्ध शब्दों में ये उनके भांट भी हैं। अब सवाल ये है कि वो उपदेश दे रहे हैं भारतीय वाम ताकत दल को। कौन भारतीय वाम ताकत दल? जो देश में एकता लाना चाहता है, जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर इत्यादि को उनका जो डिजर्व्ड सम्मान देकर के जो उनका माहौल लाना चाहता है। और ये सब जो है देश के घोर गद्दारों का माहौल जो है ये बनाए हुए थे, और वो उपदेश दे रहे हैं जो है भारतीय अवाम ताकत दल को। कह रहे हैं कि नेहरू को बख्श दें, मोहनदास करमचंद गांधी को बख्श दें, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों की गद्दारी बताने की जरूरत है कि उनको बख्शने की जरूरत है। हमारे देश के लोग बताएंगे, अरे ये खैर ये मनाया, इतना ही खैर मनाया कि ये कायर किस्म का ये मोदी बैठा हुआ है, निकम्मा किस्म का मोदी बैठा हुआ है, अराजक किस्म का मोदी बैठा हुआ है कि तुम जैसे जो है वो
मैंने जीएनपीसी जैसे इस देश की खतरनाक और उसके जितने भी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के नेहरू से लेकर के सारे गद्दारों के कि भटैती करने वाले, भाट करने वाले जो है, यानी करने वाले जो है भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहने की, लिप्त रहने की तुमको जो है वो छूट मिली हुई है। सिर्फ खैर मनाओ इस कायर और निकम्मा और अराजक प्रधानमंत्री मोदी के। लेकिन जरा कल्पना करो कि यदि कोई देशभक्त किस्म का शासक आ गया, प्रधानमंत्री बन गया, या हमारे देश के लोगों में जागरूकता आ गई, देशभक्ति का भाव आ गया, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के जज्बे का वातावरण आ गया, तो यही जनता जो है, तुम जैसे पत्रकार जो कि देश के गद्दारों की भटैती करते हो, तुमको पकड़ करके ही जनता जागरूक होकर के पकड़ करके तुम्हारे मुंह पर थूकेगी वो, कि तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम इसी देश का खाते हो और इसी देश से सब कुछ तुमको मिलता है। देश के गद्दारों के तुम भांटो और भटैती करते हो, और आज जो है उपदेश दे रहे हो भारतीय अवाम ताकत दल को। शर्म नहीं आती है? तो उस दिन का इंतजार करो कि जिस वक्त हमारा यह देश सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद के जज्बों का भारत होगा, और तुम जैसे गद्दार पत्रकारों को पहचानेगा और तुम लोगों को पकड़ करके तुम्हारे मुंह पर थूकते हुए कहेगा कि देश के गद्दारों की भटैती करने वाले तुम। मतलब इन सबों की हद हो गई। इनको शर्म नहीं आती है कि अपनी वो करतूतों पर, क्या इनको मालूम नहीं है कि जेएनपीसी वो कितनी बड़ी लुटेरी है। अंग्रेजों ने जो है जो 190 साल तक वो शासन किया, उन सबों ने $45 ट्रिलियन, $45 ट्रिलियन लूट के ले गए, और इस जेएनपीसी ने 60 सालों में इसने $16 ट्रिलियन, $16 ट्रिलियन की लूट मचाई है। अब ये मोदी महोदय अभी इनको गद्दारी कहा जाएगा। ये 2014 के चुनाव प्रचार में इन्होंने कहा था कि इस हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल इस चीज को समझ लें। ये मोदी महोदय 2014 के चुनाव प्रचार में बोले थे कि यदि जेएनपीसी वालों का काला धन आ जाएगा तो हर एक के खाते में जो है 10-10, 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। उनका एक गणित बताती थी। उसको ये गद्दार अब अपने ढंग से कहते हैं कि हमारा 15 लाख दो, हमारा 15 लाख मोदी महोदय से कहते हैं। तो मोदी महोदय बीजेपी वालों की कथा व्यथा दूसरी है कि इन गद्दारों को किस तरह से बचाते हैं। लेकिन उन्होंने 2014 के चुनाव में कबूला था। तो मान लीजिए उसमें आबादी हमारी कितनी थी? 1 अरब 25 करोड़। 1 अरब 25 करोड़ में यदि आप 15 लाख का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा आपका 14 लाख करोड़ के आसपास। मतलब 16 जो है वो ट्रिलियन डॉलर बिल्कुल है। तो कबूल चुके हैं। अब ये मोदी महोदय की भारत के खिलाफ गद्दारी ही कही जाएगी कि 2014 में कबूल करके आज उनके बीजेपी वाले हिमांशु त्रिवेदी महोदय और भी लोग अब ये कहते फिरे हैं कि मोदी महोदय ने तो बहुत काला धन विदेशों में ढूंढा और कहीं मिला नहीं। सिर्फ जेएनपीसी को पाप को ढकने वाले ये एजेंट बन गए हैं मोदी जी। तो इसलिए तो कहा जा रहा है कि भाई ये जो ये लुटियन मीडिया है, आशुतोष वगैरह का या अभिषेक शर्मा का या रवीश कुमार का, वो खैर मनाए
कि मोदी महोदय जैसे जेएनपीसी को की रक्षा करने वाले वो सत्ता में बैठे हैं, लेकिन हर दिन ऐसा हर समय ऐसा नहीं रहेगा। वक्त बदलेगा, समय आएगा और माहौल देश का हमारे वही परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, हमारे शहीद आजम भगत सिंह का, हमारे अनमोल रत्न देश के बाबा साहब अम्बेडकर का, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का, अमर शहीद अशफाकुल्लाह का, अमर शहीद खुदीराम बोस का, वो माहौल आएगा उनकी देशभक्ति का, उनकी कुर्बानी और शहादत का माहौल आएगा। तो उस जज्बे के अनुसार जो है स्पष्ट रूप से ये जो है सिंगल आउट और आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे आशुतोष जैसे जो है, यानी जेएनपीसी जैसे देश के घोर गद्दार दुश्मन के भांट, बड़े आराम से। तो भूले नहीं इस बात को, बहुत हो चुका देश के गद्दारों का महिमा मंडन। और हमारे सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अरे सब इन सबों को शर्म तक नहीं आती है कि हमारे भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी सब लिखवाए थे। ये तो हमारे देश के लोग पूछे इन घोर गद्दार पत्रकारों से, ये कैसे वो माहौल बनाते हैं जो है उस जेएनपीसी के पक्ष में, जिस जेएनपीसी ने हमारे शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया। तो ऐसी बात नहीं है, वो माहौल आएगा और कोई भी चीज जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जिन लोगों ने जान दी, कुर्बानी दी, उनको ये दबा के रखे और किसी को जो है वो आतंकवादी वो लिखवाया। और जिन लोगों ने जो लोग जो है वो आजादी की लड़ाई के नाम पर जो अंग्रेजों के मुखबिर रहे, क्या ये आशुतोष और ये रवीश कुमार वगैरह को मालूम नहीं है कि कांग्रेस के चार अध्यक्ष, उसमें आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस के चार अध्यक्ष जो है वह घुटने टेक करके महारानी विक्टोरिया की वफादारी की कस्में खाए थे, पता कर ले। तो जो महारानी विक्टोरिया की वफादारी की कस्में घुटने टेक कर खाने वाले चार इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उसके बारे में यह कहा जाए कि वो आजादी की वो उसी अंग्रेजों के खिलाफ और उसी महारानी के खिलाफ आजादी की लड़ाई वो लड़ रहा था। वो क्या झूठ सब बनाते हैं। ये कांग्रेस की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, वाम दलों की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वो 1885 में। मुस्लिम लीग की कब हुई? जो 1906 में। वाम दलों की स्थापना, भारत में वाम दलों की स्थापना कब हुई? जो है 1920 में। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 1922 में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना कब हुई? 1925 में। ये सब अंग्रेजों ने जो इन तंजीमों की स्थापना की है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। आज भी वही तंजीमें हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए विभिन्न रूपों में, विभिन्न क्षमताओं में और अपने अपने तरीकों से हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बराबर लगी हुई हैं। यही कांग्रेस, यही मुस्लिम लीग। अच्छा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का हिसाब भी बड़ा विचित्र है। ये मुरा कुश्ती दिखाते थे आजादी की लड़ाई के जमाने में, और फिर 1947 के बाद दोनों एक हो गए कि केरल में ये दोनों मिलकर के वो सरकार चलाते हैं। तो इस तरह से माने कि इस तरह से जो झूठ का वातावरण और जो है देश के गद्दारों के, देश के दुश्मनों की भटैती करने वाले ये जो है ये लुटियन पत्रकार, लुटियन मीडिया जो है इसको शर्म नहीं आती और आज वो उपदेश दे रहा है भारतीय जनता दल के इस प्रयास को, एकता के प्रयास को। खैर कोई बात नहीं है। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता की अहमियत को पहचाने
भारतीय एकता की अहमियत को पहचाने, एक होकर के ये जो जितनी भी वो राजनीतिक ताकतें हैं, जो भी देश की विखंडनकारी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के बेस में, ईवीएम मशीन बूथ पर उनको माकूल जवाब देना, उनको नष्ट में नाबूद करने के लिए एक हों और बिल्कुल कटिबद्ध हो, प्रतिबद्ध हो और सन्नद्ध हो। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।